चलो आज हमारा पल्मनरी स्टार्ट होता है। पल्मनरी सिस्टम। ओके गाइस, कोई इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर सकता है? कोई लैपटॉप से ले रहा है लेक्चर? मैडम, ये आप कौन सी बुक से करवा रही हैं? मैं ये फर्स्ट एड और आपको रफी के ना कंपैरिजन पॉइंट के साथ क्लिनिकल्स करवाऊंगी। ओके। ओके मैम। मतलब आप लोगों को जो रिक्वायर्ड होगा ना क्लिनिकल्स में, वो सारी चीज़ें मैं आपको करवाऊंगी ताकि आप लोगों को याद भी रहे और आप लोगों का मतलब कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाए साथ साथ। तो पहला आज का टॉपिक क्या है हमारे पास? सार्कोइडोसिस। कोई मुझे बता सकता है? आप लोगों ने पहले भी लंग्स पढ़ा हुआ है, लंग की डिजीजेस पढ़ी हुई है, सार्कोइडोसिस और टीबी। आप लोगों को कुछ आइडिया होगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आप लोगों ने कोई रिकॉल है? रिकॉल में कुछ है किसी को? Cascading and non-cascading granulomas का मुझे डिफरेंस आ रहा होता एंड देन हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, बेसिकली पता है यहाँ पे ना कुछ आपने ना कंपैरिजन करके याद रखनी होती हैं चीज़ें। ठीक है। अब कंपैरिजन के लिए पहले आपको एक एक डिजीज की इटियोलॉजी और इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए कि आपको आप डील किस चीज़ से कर रहे हो। बेसिकली जो सार्कोइडोसिस है, हम डील करते हैं, ये इम्यून बेस्ड है, इम्यून मीडिएटेड है। ठीक है, इम्यून मीडिएटेड। और ये वाइड स्प्रेड ग्रैनुलोमास कॉज करता है। ग्रैनुलोमास भी कौन से होते हैं हमारे पास? नॉन केजिएटिंग टाइप होते हैं। केजिएटिंग ग्रैनुलोमास। ठीक है। यहाँ पे अब आप लोगों ने देखना है, मतलब इम्यून मीडिएटेड है, मतलब इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है। इम्यून सिस्टम मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ लेके जाता है, मल्टीपल ऑर्गन के लिए मतलब इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होती है। यहाँ पे रीनल सिस्टम भी आ जाता है, हमारे पास जीआईटी भी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, रेस्पिरेटरी की तो ऑलरेडी इन्वॉल्वमेंट है पड़ी। ठीक है। तो यहाँ पे मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होगी। यहाँ पे जो एमसीक्यूज के अकॉर्डिंगली पूछा जाता है, यहाँ पे आप किस किस चीज के साथ मतलब रिलेट करवा सकते हो और इसके अंदर कौन से फीचर्स होते हैं, और आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे इसको टीबी और टीबी से और अदर डिजीजेस से। ठीक है। इनके कुछ मार्कर्स होते हैं, मार्कर्स आपने याद रखने हैं। और कुछ लेवल्स आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई सार्कोइडोसिस का पेशेंट आ गया है तो आपने कैसे डिफरेंशिएट करना है टीबी के साथ। उसके अंदर पहली बात तो ये है, नॉन केजिएटिंग ग्रैन्युलोमा होगा। ठीक है। फिर आपने इसके लिए कौन से लेवल्स करवाने हैं? ACE लेवल्स करवाने हैं। ठीक है। ACE लेवल्स करवाने हैं। ये रफी में नहीं लिखा लिया तो आप लोग ये रफी में साथ साथ ऐड करते जाएं कि ये ACE लेवल्स हम करवाते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं? एलिवेटेड हो जाते हैं इसके अंदर, सार्कोइडोसिस के अंदर। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास CD4 और CD8 जो एट रेशो है, इंक्रीज ये भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। बेसिकली जो एमसीक्यूज में आता है ना, वो CD4 को पकड़ लेते हैं। अब CD4 जो है वो टीबी की भी इन्वॉल्वमेंट में आती है। जो 4 है वो हमारे पास सार्कोइडोसिस की इन्वॉल्वमेंट में भी आती है। ठीक है। वहां पे जब भी एमसीक्यूज आप देखोगे ना कोई इससे रिलेटेड, वहां पे CD4 लेवल्स वो कहेंगे रेज्ड है। डायरेक्ट वो रेशो का नहीं कहेंगे कि इन दोनों की रेशो रेज्ड है। बेसिकली हमें पता होना चाहिए इन दोनों की रेशो रेज्ड होती है। ठीक है। लेकिन वो कहेंगे CD4 लेवल्स एलिवेटेड है इसके अंदर। तो मतलब सार्कोइडोसिस में भी CD4 इंक्रीज हो रहा है और टीबी के अंदर भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। इसके अंदर आपको दिखाई क्या देता है? मल्टी सिस्टम तो इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन इसका डिफरेंशिएटिंग फीचर जो है वो हमारे पास क्या है? यहाँ पे बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी लिम्फेडिनोपैथी होती है।
की तरह नोट्स दिखाई देंगे। और वो कहेंगे, कभी कभी वो ना डायरेक्ट ये नहीं कहते कि यहाँ पे नॉन कैजिएटिंग है, वहाँ वो डायरेक्ट कहते हैं कि ग्रेनुलोमा फीडिंग। इसके बाद ना इसके कभी फीचर्स में आ जाते हैं कि आप फीचर्स में क्या क्या देख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास शॉन बॉडीज होती हैं, शॉमन बॉडीज, ठीक है। शॉमन बॉडीज दे देते हैं, कभी वो फीचर्स में दे देते हैं एस्ट्रॉयड बॉडीज, ठीक है। कभी वो सिनेरियो में कहते हैं कि अब मल्टी ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है, तो कभी ऑक्यूलर का भी जिक्र कर देंगे, कभी वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का कर देंगे, ठीक है। और कभी ये रूमाटाइड आर्थराइटिस का कर देंगे, ठीक है। पेशेंट किसी भी कंप्लेन से आए, आपने चीजें क्या उठानी है, ग्रेनुलोमा है, ठीक है, CD4 उसकी एलिवेशन है, आपके पास कोई बायलेटरल लिम्फेडिनोपैथी का जिक्र वो हमेशा लाजमी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज वो कहते हैं कि कैल्शियम लेवल्स भी इंक्रीज होते हैं, हाइपर, हमारे पास कैल्सीमिया के साथ भी पेशेंट आ रहा होता है इसके अंदर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अच्छा, यहाँ पे भी इन चीजों को देखना है कि नॉन केजिएटिंग ग्रेन्युलोमा, ठीक है, जो है हमारे पास ग्रेटर देन, हमारे पास क्या आएगा, ग्रेनुलोमा विद द स्टेरॉइड बॉडीज, या ग्रेनुलोमा विद द शॉन बॉडीज, ठीक है। तो हमने इसके अंदर चूज पहले क्या करना है, नॉन केजिएटिंग को प्रेफरेंस देनी है इसके ऊपर, ठीक है, इज ग्रेटर देन लोमा, इज ग्रेटर देन शॉन बॉडीज और ग्रेनुलोमा विद द स्टेरॉइड बॉडीज। MCQs के अंदर ऑप्शन आपको दोनों दे सकते हैं, ठीक है। तो आपने बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या चूज करना है, नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा विद, हमारे पास ये डायरेक्ट ग्रेटर देन होता है हमारे पास ग्रेनुलोमा विद द स्टेरॉइड बॉडीज। अच्छा, यहाँ पे मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है, तो कौन से सेल यहाँ पे बेसिकली इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। हमारे जो TLC काउंट होता है ना, वो इफेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास T लिम्फोसाइट्स जो हैं, ठीक है, वो बेसिकली सेल्स इन्वॉल्व होते हैं इस सार्कोइडोसिस के केसेस के अंदर। अब हम कहते हैं कि T लिम्फोसाइट यहाँ पे भी इन्वॉल्व है, TB में भी इन्वॉल्व है, तो मतलब TB और इसके ना तकरीबन फीचर सेम सेम आ रहे होते हैं, क्योंकि TB सिर्फ एक सिस्टम की नहीं होती, पूरी बॉडी का कोई भी सिस्टम उठा लो ना, उसकी TB आपको मिलेगी। ब्रेन की TB होती है, स्किन की TB होती है, लंग्स तो हमें पता है ऑलरेडी TB होती है, ठीक है। और डिफरेंट काइंड ऑफ टीबी इन्वॉल्व होती हैं, सिर्फ टीबी लंग्स की नहीं है, ब्रेन की भी है, डिफरेंट सिस्टम की इन्वॉल्व है, ठीक है। तो वहाँ पे भी T लिम्फोसाइट की इन्वॉल्वमेंट होती है मेजरली, ठीक है। वहाँ पे भी ग्रेनुलोमास होते हैं, लेकिन वहाँ पे केजिएटिंग ग्रेनुलोमास होते हैं। फिर वहाँ पे बायलेटरल लिम्फेडिनोपैथी नहीं होती, लेकिन लिम्फेडिनोपैथी वैसे पाई जाती है, बायलेटरल नहीं होती, यूनिलैटरल होती है टीबी के अंदर। कि कुछ कुछ केसेस के अंदर टीबी के अंदर भी हमें बायलैटरल लिम्फेडिनोपैथी मिलती है, लेकिन हम उसको दोबारा से रिकंसीडर करवाने के लिए ACE लेवल्स भी चेक करें, अगर वहाँ पे नेगेटिव आए, ठीक है, और वहाँ पे हमें कैजिएटिंग ग्रेनुलोमास मिल रहे हैं, और यहाँ पे ये ACE लेवल्स हम चेक करवाते हैं टीबी के केस के अंदर, कि अगर हमें पूरी सस्पिशन AFI भी हमारे AF भी हमारे पास उसका पॉजिटिव आ रहा हो कि वो टीबी की तरफ ही जा रहा है, ठीक है, कैजिएटिंग ग्रेनुलोमास है, लेकिन बायलेटरल लिम्फेडिनोपैथी हमें मिल रही है, तो हम फिर AC लेवल्स चेक करवा लेते हैं। नेगेटिव उसको लाजमी हमने श्योर करवाना होता है कि ये नेगेटिव है, तो मतलब ये टीबी का केस है, ठीक है। मतलब कुछ एक्सेप्शन हमें मिलती हैं, ये हमें क्लिनिकल बेस्ड के ऊपर मिल रही होती हैं। वैसे जब भी हम बुकिश नॉलेज देखेंगे, वहां पे हमें क्या मिलता है, सार्कोइडोसिस में बायलेटरल लिम्फेडिनोपैथी मिलती है, और टीबी के अंदर डायरेक्ट यूनिलेटरल कोई भी लिम्फेडिनोपैथी मिल सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ सिनेरियोज आपको मिलेंगे, वो कहेंगे कि सार्कोइडोसिस के साथ पेशेंट आई है, ठीक है, फीमेल पेशेंट आई है, ठीक है। उसके अंदर आपको ऐसे कौन से मतलब आपको साइंस दिखेंगे कि आप उसको एरिथ्मा नोडोसम। डिफरेंशिएट कर पाओ। हाँ, एरिथ्मा निडोसम, ठीक है, गुड जॉब। एरिथ्मा निडोसम, यहाँ पे आपको रैश मिलेगा एरिथ्मा निडोसम का, ठीक है। ये आप फिर उसको डिफरेंशिएट करोगे किसके साथ भला, टीबी के साथ करोगे, ठीक है। तो ये आप इसके साथ भी,
अच्छा, एक हमारे पास ना, हम कहते हैं लैंगरहिन सिंड्रोम, लॉफग्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है, सिंड्रोम। ये क्या होता है भला? एक एमसीक्यूज इसका आया हुआ था, ठीक है, लॉफग्रेन सिंड्रोम क्या है? वहां पे उन्होंने बेसिकली दिया हुआ था सार्कोइडोसिस, मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हुई हुई है पेशेंट की, ठीक है। बाकी सारा वही टिपिकल सिनेरियो आएगा कि नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा है हमारे पास, ठीक है। ये कोई इम्यून सिस्टम डिफरेंट वो डाल देंगे कि आई की इन्वॉल्वमेंट है, उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की भी हिस्ट्री रही है, ठीक है। और साथ में हमारे पास स्टेरॉइड बॉडीज और टिपिकल मतलब यही सार्कोइडोसिस मल्टी सिस्टम पूरी इन्वॉल्वमेंट आपको दिखा देंगे सिनेरियो के अंदर, ठीक है। लेकिन आपको पता तो है ये सार्कोइडोसिस है, लेकिन उसके अंदर सार्कोइडोसिस का कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो वो बेसिकली जब भी इन्वॉल्वमेंट हो और कोई सिंड्रोम आपको दिया जाए, तो वो क्या होता है? लॉफ्ग्रेन सिंड्रोम होता है। ये एमसीक्यूज आया होगा, एक एमसीक्यूज यहाँ से आप लोगों का डॉक्टर मतलब आयशा निकल इसको जाएगा, ठीक दोबारा है। एक्सप्लेन कर अब देंगे? जी मैम, इसको ना रिपीट करते हैं लॉफ्ग्रेन, अच्छा, सिंड्रोम को। लॉफ्ग्रेन इसको सिंड्रोम क्या जरा होता है एक्सप्लेन कर दीजिएगा बेसिकली? फिर से। जी जी मैं कर रही हूँ। लॉफ्ग्रेन जी सिंड्रोम ये होता है कि आपको ना पूरा का पूरा सिनेरियो सार्कोइडोसिस का देंगे, ठीक है, कि उसके अंदर डिफरेंट मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हुई हुई है, टी सेल काउंट भी दे देंगे, ठीक है, कि टी लिम्फोसाइट्स इंक्रीज हुए हुए हैं, और साथ में आपको बायलेटरल लिम्फेडिनोपैथी मतलब टिपिकल सिनेरियो सार्कोइडोसिस का उठा के दे देंगे। हमें पता है कि वहां पे सार्कोइडोसिस मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हुई हुई है, मतलब ये सार्कोइडोसिस का केस है, ठीक है। बट आपको ये नहीं ऑप्शन देंगे कि ये सार्कोइडोसिस है, ना टीबी है, ना कुछ, मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा कि ऑप्शन है क्या। तो वो बेसिकली वहां पे लॉफ्ग्रेन सिंड्रोम होता है जिसको आपने पिक करना होता है, ठीक है, वो है लॉफ्ग्रेन सिंड्रोम। ये इसको इसका टिपिकल मतलब ही यही है कि ये सार्कोइडोसिस मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो सिंड्रोम हुआ है उसे लॉफ्ग्रेन सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक बात समझ आई है? ओके, कोई बोल लिया करे, मुझे ऐसा लगता है कि मैं गूंगों को पढ़ा रही हूँ। जी अच्छा, मैडम एक क्लियर है। जगह आपको सिनेरियो के ऊपर मतलब डायरेक्ट ये एरिथमा नोडोजम का वर्ड नहीं यूज करेंगे, कभी कभी डायरेक्ट वो कहेंगे कि रेड नोड्यूल्स ऑन स्किन, तो घबराना नहीं है, नाम चेंज हो सकता है वही चीज, ठीक है। रेड नोड्यूल्स ऑन स्किन मतलब वो वर्ड्स को मोल्ड कर देते हैं। जब वर्ड को मोल्ड करें ना, आप एक दफा दोबारा से सिनेरियो घुमाओ अपने दिमाग में, सारा सिनेरियो बनाते हो। एरिथ्रोइडोसिस का मतलब ही यही है ना कि कोई रैश है, रेड नोड्यूल्स ऑन द स्किन, रैश है, ठीक है। उस चीज को भी आपने देखना है। कभी कभी स्टेरॉइड बॉडीज के जगह वो कह देते हैं कि या ये स्टार शेप्ड बॉडीज हैं, स्टार शेप्ड बॉडीज दिखाई दी गई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और एक और चीज भी आती है कि ये सलाइवरी ग्लैंड्स को भी अफेक्ट करता है, अफेक्ट्स सलाइवरी एग्जैक्टली सामिया, कि वही सिनेरियो होगा, लेकिन ऑप्शन में आपको कुछ ऐसी चीज नहीं दिखाई देगी कि सार्कोइडोसिस है या टीबी है या कुछ ऐसी चीज है। टीबी तो हम जा ही नहीं सकते ना, क्योंकि बायलेटरल लिम्फेडिनोपैथी का आपको वो वहां पे टिपिकल सिनेरियो दिया हुआ होगा सारी चीजों के साथ, ठीक है। तो आपने लॉफ्ग्रेन सिंड्रोम, आपने वहां पे आपको पता होना चाहिए, जो लॉफ्ग्रेन सिंड्रोम है बेसिकली सार्कोइडोसिस मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट को कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सर? जी मैडम क्लियर है। चलें, अब मुझे इसको कौन कौन एक्सप्लेन करेगा, कौन अच्छा बच्चा है यहाँ पे? एक्सप्लेन मी। चलो मैं खुद पिक कर लेती हूँ, कोई मैं नहीं आई। एक्सप्लेन कर रहा। यस यस श्योर।
मैं तो कहती हूँ मेरे साथ इंटरेक्ट करो, मुझे पढ़ाया करो, मुझे पढ़ाओ, मैं तो कहती हूँ बातें करो मेरे साथ। बताओ। सार्कोइडोसिस और सार्कोइडोसिस और टीबी में जो मेजर अच्छा, डिफरेंस जो ये होता है ये कि पॉइंट कैसेटिंग और नॉन सामिया कैसेटिंग। मिस करेगी ना, मेरी बात सुने, जो सामिया मिस करेगी, मैंने अगला पॉइंट किसी से भी पूछ लेने हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो सामिया ने मिस किए हैं, ठीक है? तो बी रेडी, चलिए बताएं। अच्छा, इसमें ना सबसे पहले हम लोग ये डिफरेंशिएट कर लेंगे कि कैसेशन और नॉन कैसेशन कहाँ पे हो रही होती है। अच्छा, एक जगह पे लिखा हुआ था, जैसे अभी डॉक्टर आयशा ने बताया कि अगर तो हमारे पास बायलेटरल हाइनल लिम्फ एडिनोपैथी होती है ना, तो हम लोग सार्कोइडोसिस की तरफ जाते हैं, क्योंकि टीबी में बायलेटरल लिम्फ एडिनोपैथी नहीं हो रही होती। अब सार्कोइडोसिस है क्या? ये इम्यून मीडिएटेड डिजीज़ है जिसमें मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है। अगर हमें ये कन्फ्यूजन हो भी रही है कि सार्कोइडोसिस है या टीबी है, तो हम लोगों ने एस लेवल्स करा लेने हैं। अगर एस लेवल्स नेगेटिव आ गए हैं, इसका मतलब है पेशेंट को टीबी नहीं है, सार्कोइडोसिस की तरफ जाएंगे। उसके बाद CD4 और CD8 रेशियो, हमें वो डॉक्टर आयशा ने बताया कि CD4 का ही ऑप्शन दे रहे होता है। और उसके बाद, हाँ, उसके बाद ना एक फर्स्ट एड में था सार्कोइडोसिस का ही, आई थिंक निमोनिक था, एस से शॉमेन और एस्टेरॉइड बॉडीज, जो अभी मैम ने बताया। और अब एक वाला मुझे याद नहीं है। हाँ, वहीं ए से एस्टेरॉइड बॉडीज, और आर से जो होगा वो आर्थराइटिस की तरफ चले जाएंगे। कि सी से कैल्शियम लेवल जो है, आई थिंक कैल्शियम लेवल इसमें कम हो रहा, नहीं, कैल्शियम लेवल हाइपर कैल्सीमिया होता है पेशेंट को। सी से वो, और ओ से यूवीआइटिस, और आई थिंक आई से ऑब्वियसली बात है सार्कोइडोसिस इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो रही होती है। देन डी से विटामिन डी की एक्टिवेशन, और बस इसमें यही है, और एस का मुझे एंड नहीं याद स्किन आ रहा क्या था। चेंजेस, और स्किन जो, चेंजेस। जी जी, स्किन चेंजेस, जी। गुड जॉब। अच्छा, अब उसमें एक मैम ने बताया कि लॉवग्रेन सिंड्रोम का ये होता है कि पूरा का पूरा सिनेरियो इस तरह से टिपिकल वो बना के हमें ये बता रहा होगा कि उसको सार्कोइडोसिस है, बट इन ऑप्शंस देयर विल बी नो, मतलब ऑप्शन कोई नहीं होगा सार्कोइडोसिस का, देन वी विल ऑप्ट फॉर लॉवग्रेन सिंड्रोम। बस। बेहतरीन है। कोई पॉइंट मिस किया है? कोई मुझे बता सकता है? मैम, जो इसमें स्किन चेंजेस हैं जो इसको डिफरेंशिएट करेंगे टीबी से, वो एरिथेमा नोडोसम है। सार्कोइडोसिस मैडम इसके में अंदर एक मेटास्टैटिक सीक्वेंस भी है। कैल्सिफिकेशन होती है, और टीबी में जो है वो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन होती है। बेहतरीन है। और कुछ मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए हैं जो कि सिनेरियो के अंदर डिफरेंशिएट करने के लिए पॉइंट्स आते हैं, वो क्या थे? मैम, वो एरिथेमा नोडोसम है, वो इसको डिफरेंशिएट करेगा टीबी से। हम्म और इसके अलावा ये एसोसिएटेड होगा सलाइवरी ग्लैंड से, पेरोटिड एनलार्जमेंट होगा। एरिथमेटोडिज्म और किस शक्ल में आपको सिनेरियो में मिल सकता है? रेड नोड्यूल्स ऑन द रेड स्किन। नोड्यूल्स ऑन स्किन। आपको दूसरे नाम भी पता होने चाहिए, सिर्फ मेन मेन नाम ल्यू आपको नहीं आने चाहिए, ल्यूपस। ठीक है? मैडम इसमें आपने एक सीक्वेंस भी बताया है, नॉन केजिएटिंग ग्रेन्युलोमा, मोर देन ग्रेन्युलोमा विद एस्ट्रॉइड बॉडीज। एग्जैक्टली, ठीक है। ये एमसीक्यूज बार बार आते हैं और ऑप्शन में दोनों दिए होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने सेलेक्ट क्या करना है। नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा इज ग्रेटर देन ग्रेनुलोमा विद एस्टेरॉइड बॉडीज। और एक एमसीक्यूज टी लिम्फोसाइट्स का भी आता है, जो मेन सेल इन्वॉल्वमेंट कौन सी होती है इसके अंदर, वो हमारे पास होती है टी सेल की, ठीक है? टी लिम्फोसाइट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। अच्छा, यहाँ पे अब बॉडीज की बात कर ही रहे हैं, तो आपको डिफरेंट बॉडीज का भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी और बॉडीज पाई जाती हैं, ठीक है? एक होती है, हमने ये पढ़ ली है, शॉमैन बॉडीज और स्टीरॉयड बॉडीज, ये इसके अंदर। नेगरी बॉडीज किसके अंदर होती हैं? पार्किंसन। नो, अल्जाइमर। नो, पर्किन में अल्जाइमर। पर्किन में नो। नेगरी बॉडीज आर इन द रेबीज, ठीक है?
जो ल्यूई बॉडीज होती हैं, जिसे हम ल्यूई बॉडीज कह रहे होते हैं, अल्जाइमर वो में कहाँ? Alzheimer. लेवी बॉडी डिमेंशिया में भी नो, होता है। तो ये बेसिकली पार्किंसनिज्म में होता है, पार्किंसंस डिजीज। ठीक है, बॉडीज का भी साथ साथ ना अपनी ना एक पूरी, कहीं पे भी कोई लफ्ज आया ना आपको लगे यार और भी तो बॉडीज थी बॉडी के अंदर, वो कौन सी बीमारियों में होती हैं बॉडीज में, ठीक है, कौन सी बीमारियों में बॉडीज डिफरेंट पाई जाती हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए साथ साथ। समोमा बॉडीज। तो अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग साथ में, हाँ, समोमा बॉडीज होती हैं। ठीक है, अच्छा ये कहाँ होती हैं प्रोजीनियस बॉडीज? Asbestosis. एग्जैक्टली, ठीक है, तो ये डिफरेंट बॉडीज का भी आपको साथ साथ पता होना चाहिए। ल्यूई बॉडीज हमारे पास पार्किंसनिज्म में होती है। ठीक है, एक और भी होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रशमैन स्पाइरल्स। Footman spirals. ठीक है, ठीक है, तो ये सारे भी एक आपको एक्चुअल कैल्सिफिकेशंस भी मिलती हैं, वो कहाँ मिलती हैं? Silicosis. एग्जैक्टली, सिलिकोसिस। ठीक है, तो इन सब चीजों के ना नोट्स बंदा बनाए और इन सब चीजों को डिफरेंशिएट किया करे। ठीक है, तभी ये चीजें याद रहेंगी। अब हम आते हैं टीबी के ऊपर। टीबी, टीबी हम कह लो बचपन से पढ़ते आए हैं, तो टीबी में हमें ना इनके सारी चीजें पता होनी चाहिए। पहले हमने क्या पढ़ लिया कि टीबी के अंदर क्या क्या होगा? एक मिनट गाइस। मैडम हमने इसमें पढ़ लिया है कि CD4 लेवल रेज्ड होंगे, T lymphocytes इन्वॉल्व होंगे, एंड इट आल्सो इन्वॉल्व्स मल्टी डिफरेंट सिस्टम्स। इसमें लिम्फोडिनोपैथी होगी, यूजुअली यूनिलेटरल होती है, बायलेटरल रेयर में हो जाती है, रेयरिटी में। केजिएटिंग ग्रैन्युलोमा होगा, AFB पॉजिटिव होगा, एस नेगेटिव होगा, और डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन होगी। सॉरी गाइस, हाँ जी, गुड जॉब जिसने भी ये बात बताई है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ना कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट थे। अब हमने क्या किया है, टीबी के अंदर पहले तो हमारे पास केजिएटिंग आ गया, केजिएटिंग ग्रैन्युलोमास। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे आपको कफ मिलेगी, कफ विद ब्लड। मतलब क्या हुआ, हेमोप्टेसिस। ठीक है, हेमोप्टेसिस के साथ होगा पेशेंट। मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहाँ पे भी कभी कभी आपको बायलैटरल लिम्फेडिनोपैथी मिलती है, लेकिन उसके साथ लिखा हुआ होगा ये हमारे पास नॉन सिमेट्रिकल है, दोनों साइड पे डिफरेंट, दोनों लंग्स की साइड पे डिफरेंट आपको मिलेगी। बट मेनली वर्ड क्या यूज होता है, पेरीहाइलर लिम्फेडिनोपैथी। ठीक है, पेरीहाइलर। अब यहाँ पे हमारे पास हम टीबी के कुछ फीचर्स देख रहे होते हैं। फीचर्स के अंदर बेसिकली हमारे पास केजिएटिंग ग्रैन्युलोमास आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने टेस्ट कौन कौन से करवाने हैं, यहाँ पे ना डिफरेंट टेस्ट को याद करने के लिए ना डिफरेंट आप लोगों को थोड़ा रट्टाफिकेशन करना पड़ेगी। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए आपने क्या क्या करना है। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए याद रखना है, डायग्नोस्टिक याद रखना है, पैक, पैक के निमोनिक से। ठीक है, पहले क्या आएगा, पीसीआर, पीसीआर पहले करवाओ, ग्रेटर देन एएफबी, ग्रेटर देन केशियस नेक्रोसिस देखो। ठीक है, ये है डायग्नोस्टिक पैक के निमोनिक से। डायग्नोस्टिक पैक, डायग्नोस्टिक पैक 3-4 दफा आप नॉन रिपीट किया करो अपने साथ ही। डायग्नोस्टिक पैक, तो हमारे पास क्या है, पीसीआर पहले हम करवाएंगे, वो सबसे ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होता है। पीसीआर से कंफर्म हो गया मतलब डायग्नोस्टिक, फिर ग्रेटर देन एएफपी, ग्रेटर देन हमारे पास केशियस नेक्रोसिस। और एमसीक्यूज ऑप्शन में ये सारे के सारे उठा के दे देते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है। अब हिस्टोलॉजिकल और माइक्रोस्कोपिक में ना हमेशा आप लोगों को मतलब मुश्किल होगी कि कैसे याद करें यार, हिस्टोलॉजिकल हम कैसे याद करें। तो याद रखो, ही
MC, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक है और ये ही MC, ठीक है। हमारे पास क्या है, सॉरी फॉर दैट, ये मेरे अपने निमोनिक्स हैं। मैं MC तो मैंने गाली के नाम नाम से वो किया था, याद किया था, ठीक है। बट मुझे आज तक भी याद है कि हिस्टोलॉजिकल क्या होता है। पहले हमने एपिथेलियोइड सेल्स देखने होते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन, सॉरी सॉरी गाइस फॉर, बट इन चीजों को ना ऐसे ही याद रखना होता है, ठीक है। ये वरना याद नहीं रहते। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, केशियस ग्रेटर देन एपिथेलियोइड, थीलियोइड, ठीक है। नो ऑफेंस गाइस, मेरे निमोनिक्स हैं, मैं ऐसे पढ़ाऊंगी ताकि याद रहे। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास मैम डेफिनेटिव। ये ना ऑर्डर के बाद डेफिनेटिव दोबारा रिपीट कर दें, किसको, ये जो ऑर्डर आपने के अरेंजमेंट बाद? बताई ना AFP वाली PCR वाली, हम आवाज नहीं आ रही थी ठीक बीच है, में ना, तो ये आप रिपीट कर दें। ये है जो डायग्नोस्टिक है हमारे पास, वो पैक के मैम निमोनिक से इसी याद नीचे वाला, रखो। जी मैम। अच्छा, ये हिस्टोलॉजिकल जो होती है हमारे पास, हिस्टोलॉजिकल और माइक्रोस्कोपी को ना हमेशा याद रखना है, ही MC, ठीक है। वो वही है, ठीक है, याद रखो। फिर वही है हमारे पास से हिस्टोलॉजिकल एपिथेलियोइड सेल्स ग्रेटर देन, हमारे पास क्या होता है, केशियस नेक्रोसिस, ठीक है। और जो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक है वो क्या है, केशियस इज ग्रेटर देन एपिथेलियोइड, ठीक है। आपको एक वर्ड याद होना चाहिए पहले, तो आपको ऑटोमेटिकली दूसरा याद हो जाएगा, ही MC। ओके, क्लियर है? जी मैम। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं डेफिनेटिव। अब हमारे पास कौन कौन से हो गए, डायग्नोस्टिक हो गया, हिस्टोलॉजिकल हो गया, माइक्रोस्कोपिक हो गया, अब डेफिनेटिव पे आते हैं। अच्छा, वहां पे ना आप लोगों को डिफरेंशिएट कैसे करना है कि आपने चूज क्या करना है सिनेरियो में ना, डायरेक्ट कभी कभी वो पूछ लेते हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है, कभी कहते हैं हिस्टोलॉजिकल फीचर क्या है, कभी टीबी का उठा के दे देंगे आपको, मतलब ब्लड ब्लड के स्पॉट्स दिखाई देते हैं, और उसका टी लिम्फोसाइट भी हमारे पास रेज आ, ठीक है। तो आप इसका डेफिनेटिव टेस्ट क्या करोगे, डेफिनेटिव की जब टेस्ट आती है ना बात, तो आप करोगे स्पुटम AFB। उसे कहोगे कि सुबह सुबह जब आपको बिल्गम आती है तो आपने ना उसका टेस्ट भिजवाना है, ठीक है। आप कंटेनर उसको रात को ही पकड़ा देते हो, ठीक है, तो आप उसका स्पुटम और AFB भिजवा देते हो, ठीक है। उसकी रिपोर्ट फिर आती रहे, फिर आपको पता चल जाएगा कि TB है कि नहीं है, ठीक है। ये डेफिनेटिव टेस्ट में काउंट हो जाता है। अगर उसकी जगह, वो डेफिनेटिव की जगह वो माइक्रोस्कोपिक आपसे मतलब टेस्ट पूछ लें कि माइक्रोस्कोपिक टेस्ट के ऊपर आपको क्या कौन सी चीज दिखाएगी, तब हमने फिर केशियस वाला लफ्ज पहले ढूंढना है। अगर वो नहीं है तो हम एपिथेलियोइड सेल्स के ऊपर जाएंगे। अगर वहां पे सारा ये मतलब ये केशियस नेक्रोसिस भी ऑलरेडी आपको बताया, मतलब ये हिस्टोलॉजिकल माइक्रोस्कोपी ये कैंसल आउट हो गया, मतलब ऑलरेडी उन्होंने ये रूल आउट कर ली है कि यहाँ पे केशियस आ गए, यहाँ पे एपिथेलियोइड सेल्स आ गए, ठीक है। और यहाँ पे कोई और चीज आपको ना दिखाई है, डायरेक्ट क्या बनता है, डेफिनेटिव टेस्ट बनता है, तो हम डेफिनेटिव टेस्ट के ऊपर स्पुटम AFB करवा देते होते हैं, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ना वो डायरेक्ट डेफिनेटिव टेस्ट भी आपको पहले से सिनेरियो में दे देते हैं, डेफिनेटिव टेस्ट हो चुका है, ठीक है, डेफिनेटिव इन्वेस्टिगेशन हमारे पास हो गई है। वो कहते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होगा। नेक्स्ट की जब बात आती है ना, तो बायोप्सी, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेटिव के बाद हमारे पास नेटिव के बाद हमारे पास क्या आएगा,
हमारे पास आती है बायोप्सी। हम बायोप्सी के थ्रू नेक्स्ट कंफर्मेटरी टेस्ट करवा रहे होते हैं, ठीक है। अगर ये ना हो तब हम कहते हैं एएफबी। फिर हमने एएफबी वगैरह मतलब ढूंढना है। अगर ऑप्शन में और कुछ भी ना, मतलब बाकी फजूल फजूल चीजें लिखी हो, लाइक केशियस लिखा हो, और ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने पहले रूल आउट उन्होंने सिनेरियो में बता दी होती हैं, तो हमने इन चीजों को तो नहीं हमने ऑप्शन टिक करना, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने सिनेरियो में बता दिया होगा कि केशियस है या एपिथेलियोइड सेल्स है, ठीक है। और या उसका मतलब सीन ऑलरेडी वो डेफिनेटिव हुआ हुआ है, तो हम नेक्स्ट कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, अगर बायोप्सी ना मिले, अगर बायोप्सी ना मिले तब हमने एएफबी का ऑप्शन खुद ब खुद टिक कर लेना, बेशक उन्होंने सिनेरियो के अंदर डेफिनेटिव दिया भी हो, ठीक है। ये बात क्लियर है? जी मैम। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं, यहाँ पे ना एक डिफरेंट सिनेरियोज बन के आते हैं, ठीक है। एक हमारे पास आ जाता है हिस्टोप्लाज्मोसिस का। उसका भी टिपिकल टीबी टीबी की तरह ना सारा सिनेरियो दे देते हैं। वहां पे डिफरेंशिएट क्या होता है, वहां पे वो कहते हैं कि नॉन मतलब कभी वो बेसिकली है तो ये अल्सरेशन की टाइप्स, और हिस्टोप्लाज्मी में मतलब लंग की अदर डिजीजेस में आती है, जहाँ पे हमारे पास टंग की इन्वॉल्वमेंट आएगी, जहाँ पे हमारे पास रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम इन्वॉल्व होता है। वहां पे बेसिकली वो कभी कभी ना नॉन हीलिंग अल्सर की जगह पे ना नॉन हीलिंग ग्रेनुलोमास दे देते हैं। ग्रेनुलोमास जब आते हैं हम कहते हैं कि यार यार ये तो या सार्कोइडोसिस है या ये टीबी है, लेकिन वो ना एक प्रॉपर साइट दे देते हैं या टंग दे देते हैं, टंग के ऊपर होती है, तो ये ना डायरेक्ट आपको नॉन हीलिंग अल्सर अगर बात हो, नॉन हीलिंग अगर ग्रेनुलोमास हो ना, तो आपको ये नहीं कंफ्यूज होना कि ये सिर्फ सार्कोइडोसिस और टीबी का सिनेरियो बन सकता है, ठीक है। आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि अगर साइट की कोई डिफरेंट बात करें, टंग की बात हो गई और कोई अदर सिस्टम भी इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, और साथ में नॉन हीलिंग ग्रेनुलोमास दे रहे हैं, नॉन हीलिंग कहीं पे भी आएगा वो हिस्टोप्लाज्मोसिस होगा, ठीक है, चाहे वो अल्सर की बात हो चाहे वो ग्रेनुलोमास की बात हो। क्लियर? और मैम यहाँ पे नॉन आपको ये हीलिंग भी पता टीबी होना में चाहिए CD4 की इन्वॉल्वमेंट होती है। हाँ जी। मैम नॉन हीलिंग अल्सर्स टीबी में भी तो होते हैं। हाँ जी, नॉन हीलिंग अल्सर टीबी में भी होते हैं, लेकिन नॉन हीलिंग अल्सर टंग के ऊपर, मैं आपको बता रही हूँ बार बार टंग का, कि टंग अगर आ जाए, नॉन हीलिंग अल्सर की बात है, नॉन हीलिंग ग्रेनुलोमास की बात है, तो आपने टीबी पे नहीं जाना, हिस्टोप्लाज्मोसिस पे जाना, ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिक साइट है फॉर हिस्टोप्लाज्मोसिस, ठीक है। ये सिनेरियो में भी ऐसे आता है कि नॉन हीलिंग अल्सर ऑन द टंग आ रहा है, और हमारे पास इसके तो हम इसका और क्या करेंगे, एक हमने ये सारे टेस्ट कर लिए हैं, ठीक है, एक टेस्ट रह गया है जो यहाँ पे आपको ना मतलब इनिशियल टेस्ट फॉर द टीबी वो कहते हैं। इनिशियल टेस्ट फॉर द टीबी क्या करवाओगे? इनिशियल टेस्ट फॉर टीबी वो होता है हमारे पास चेस्ट एक्सरे, एग्जैक्टली, ठीक है। और एक और टेस्ट वो कहते हैं कि सजेस्टिव टेस्ट। क्या है सजेस्टिव का वर्ड? सजेस्टिव टेस्ट क्या है? एनीवन, किसी को पता सजेस्टिव टेस्ट कौन से होते हैं? तीन तरह के होते हैं सजेस्टिव। कहीं पे भी सजेस्टिव का वर्ड है ना, सजेस्टिव टेस्ट फॉर टीबी। एक होता है हमारे पास, पहले आपने मॉन्टॉक्स टेस्ट ढूंढना, मॉन्टॉक्स टेस्ट। दूसरा आपने ट्यूबरक्यूलिन, फिर आता है पीपीडी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है सारे, ये तीन टेस्ट क्या है हमारे पास, सॉरी गाइस, ये हमारे पास क्या आते हैं, सजेस्टिव टेस्ट फॉर द टीबी। इसका भी एमसीक्यूज आया हुआ है, ठीक है। सजेस्टिव टेस्ट क्या होगा, तो वो हमारे पास आते हैं मॉन्टॉक्स टेस्ट। बेसिकली ऑप्शन में जितनी बार आया वो मॉन्टॉक्स का ही आया है,
लेकिन आपको फर्दर पता होना चाहिए और कौन से होते हैं। ट्यूबरकुलिन एंड पीपीडी टेस्ट भी हमारे पास सजेस्टिव टेस्ट में आ रहे होते हैं। चलें, अब मुझे इसका कौन समराइज करेगा जितना हमने पढ़ा। सजेस्टिव टेस्ट से मैंने पहले क्या बताया है, इनिशियल टेस्ट फॉर द टीबी बताया है, वो चेस्ट एक्सरे चेस्ट होता है। एक्सरे। ठीक है, कौन बताएगा मुझे? हबीब। हबीब मेरे रेगुलर स्टूडेंट है, मुझे इनका नाम याद हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। हाँ जी, हबीब बताएं। ओके यस, तो हमने अभी जो कवर किया है वो टीबी है। टीबी के जो फीचर्स हैं वो हैं ग्रेनुलोमास, प्रेजेंट करता हम्म है विद कफ एंड हम्म ब्लड हेमोप्टिसिस। हम्म हम्म यूजुअली इट इज यूनिलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, लेकिन हम्म बायलैटरल भी आ सकती है। लेकिन जब भी ठीक आएगी है। वो देखेंगे या तो ये पेरी हाइलर है या फिर नॉन सिमेट्रिकल है। ठीक है। इसके बाद हमने इनके जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं उनकी बात की थी। तो जो टेस्ट में एग्जैक्टली। डायग्नोस्टिक उसमें है पैक की निमोनिक है, सबसे पहले हम्म पीसीआर, फिर एएफपी, फिर केशियस नेक्रोसिस। ठीक हो गया। इनिशियल टेस्ट में हमारे पास चेस्ट एक्सरे एंड जो सजेस्टिव हम्म टेस्ट है उसके अंदर मोनटॉक्स का यूजुअली आते हैं। इसके अलावा ट्यूबरकुलिन और पीपीडी भी है। ठीक हो गया। जो हिस्टोलॉजिक फाइंडिंग्स हैं उसमें हमने एपिथेलॉइड ग्रेटर देन केशियस एंड माइक्रोस्कोपिक के अंदर केशियस ग्रेटर देन एपिथेलॉइड। ठीक है। एंड इनका जो डेफिनेटिव टेस्ट है वो स्पूटम एएफबी है। गुड। अब समटाइम्स सिनेरियो की पिक्चर मिक्स होके आती है विद हिस्टोप्लाज्मोसिस, कि उसमें ठीक कहते हैं है। कि नॉन हीलिंग अल्सर्स हैं या नॉन हीलिंग हम्म ग्रैनुलोमा। लेकिन अगर कोई हम्म साइट स्पेसिफाइड की हुई, फॉर एग्जांपल टंग, तो वो फिर हम हम्म हिस्टोप्लाज्मोसिस की तरफ ही जाएंगे। गुड। एंड अगर स्टेटमेंट में आए सजेस्टिव कि टेस्ट क्या है? मैम 3 है, मोनटॉक्स, हम्म ट्यूबरकुलिन, पीपीडी। गुड जॉब। स्टेटमेंट और में इनिशियल अगर टेस्ट फॉर टीबी क्या है? जी, स्टेटमेंट में अगर आए कि डेफिनेटिव टेस्ट हो चुका है, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है फॉर हम्म कंफर्मेशन, तो उसमें हम हम्म बायोप्सी, इफ नॉट बायोप्सी देन हम्म एएफपी। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि सार्कोइडोसिस और टीबी में जो लोब्स हैं वो कैसे कैसे इन्वॉल्व होती हैं? लोब्स का कुछ किसी का आइडिया है? टीबी में अपर लोब मोस्टली इन्वॉल्व होता है और सर्कोइडोसिस एग्जैक्टली। मिडिल लोब की तरफ ज्यादा होता पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द अपर लोब लंग बेसिकली टीबी में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, अपर लोब्स की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है। वैसे कभी मैंने सार्कोइडोसिस के अंदर कभी देखा नहीं है सिनेरियो कि वहां पे कोई लोब्स का उन्होंने जिक्र किया हुआ हो, लेकिन जब भी टीबी का केस आता है कभी कभी वो बहुत वो कहते हैं कि इनका बताओ कि कौन सा सेगमेंट इन्वॉल्व होता है, कि पल्मोनरी टीबी का केस है, ठीक है, उसके अंदर कौन सा इन्वॉल्व होता है, तो वो पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द अपर लोब इन्वॉल्व आ रहा होता है, इन्वॉल्वमेंट आ रही होती है। ठीक है। अच्छा, मुझे कोई टीबी के ड्रग्स के नाम बता सकता है? असद, मोहम्मद असद। मैम राइट के निमोनिक्स है रिफम्पिसिन, आइसोनाइजिड, पायराजिनामाइड और इथम्ब्यूटॉल। ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़े थोड़े चीज़ें वैसे ही पूछ लेती हूँ, लेकिन मैंने ये सारे ड्रग्स करवाने हैं, लेकिन पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है उसका हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आती हैं? ओटोटॉक्सिसिटी, वेस्टिबुलोकोक्लियर हार्ट नर्व इंजरी। नर्व डैमेज। गुड जॉब। बहुत बेहतरीन है, मेरी क्लास बहुत ज़बरदस्त है। उसामा तारिक, आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैम। अच्छा, इथम्ब्यूटोल का क्या कॉम्प्लिकेशन है? ऑप्टिक ऑप्टिक न्यूराइटिस। न्यूराइटिस।
और किस तरह का ऑप्टिक न्यूरॉन एमएस के होता है, कौन सा कलर, साथ भी होता है। कौन से कलर्स होते हैं जो उनको मतलब विजुअल ओपेसिटी हो रही होती है उनको? रेड कलर। रेड एंड ग्रीन कलर स्पेसिफाई होना लाजमी है, ठीक है, रेड एंड ग्रीन। अच्छा, देन मुझे कौन बताएगा कि रिफेम्पिसिन का कौन सा है हमारे पास? इसरार खान, इसरार, इसरार, कैन यू हियर मी? जी मैम। हाँ, इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन है हमारे पास रिफेम्पिसिन की? रिफेम्पिसिन की मैम कामयाब इसके बता साथ दें। ऑरेंज ऑरेंज कलर की वो आता है, सिक्रीशन आता है। ठीक है, ठीक है। और कहाँ मैडम ये कहाँ ओसीपी सक्रीशन, फेलियर भी किधर किधर करवाता है, से? ओसीपी ज्यादा फेलियर। हम यूरोप में देखते हैं लेकिन सलेवा भी आ सकता है। एग्जैक्टली, गुड जॉब। ठीक है, और कौन सी ऐसी ड्रग है जिसकी ट्रीटमेंट में हमें B6 देना पड़ता है? आइसोनियासिड। पैरासिटामोल। Isoniazid. ठीक हो गया। चलें अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि अब हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं, ठीक है। ड्रग्स के हमने राइप्स के निमोनिक से याद रखना है, ठीक है। पहले हमारे पास रिफेम्पिसिन आ गया, रिफेम्पिसिन, ठीक है। दूसरा हमारे पास आइसोनियाजिड, तीसरा हमारे पास पायराजिनामाइड, फिर हमारे पास इथम्ब्यूटोल। नेक्स्ट आता है हमारे पास, गाइस टाइम क्या हो रहा है, तो मुझे टाइम बता दे। चैप्टर 9:50। 10 9:50। मिनट रहते हैं। ओके, जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करते हैं। अब देखें रिफेम्पिसिन का जो हमारे पास है, ठीक है। अब इनके अंदर ना कुछ चीजें आप लोगों को बहुत फिंगर टिप्स पे याद रहें, ठीक है। सिर्फ एक एक चीज नहीं है, जैसे अब उन्होंने अभी हमें बताया है कि हमारे पास ऑरेंज, रेड, हमारे पास क्या आती हैं, सक्रीशंस आती हैं इसकी हमारे पास जब कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, ठीक है। लेकिन कहाँ कहाँ आती हैं? यूरिन में आ सकती है, टीयर्स में आ सकती है, ठीक है। कहीं भी फ्लूइड्स आ रहे हो ना, ऑरेंज रेड secretions रिफेम्पिसिन का कॉम्प्लिकेशंस में आती हैं, ठीक है। बच्चे पूछते हैं टीयर्स में कैसे आते हैं? भाई उसका भी टीयर का भी कलर चेंज हो जाता है जब आपकी आप इतनी पोटेंसी में, हाई पोटेंसी में ले रहे होते हो ड्रग्स। तो ऑरेंज रेड secretion यूरिन में तो बहुत कॉमन है। जब आपके टीयर भी आते हैं ना, आपका सपोज आंसू बह रहे हैं, ठीक है, तो उसकी ना आपको विजिबिलिटी दिखाई दे रही होती है कि ये वाइट कलर के आंसू नहीं थे, ये कुछ और कलर आ रहा है। तो उन बेसिकली डिफरेंट कलर ऑफ टीयर्स को बेसिकली ऑरेंज रेड secretions के नाम से उन्होंने यहाँ पे भी वो कर देते हैं कि यहाँ पे भी टीयर्स में भी आ जाते हैं। मैम नेक्स्ट आता है, सीएसएफ पे होता है इनका वो जी, जो कलर चेंज है? सीएसएफ का नहीं होता। सीएसएफ का तो प्रॉपर आपको इल्यूमिनाइज हेजल कलर आपको चाहिए होता है, ठीक है, वाटर लाइक कलर होता है उसका। उसके ऊपर कोई कलर नहीं होता। जो बॉडी फ्लूइड्स मतलब बॉडी से निकल रहे हैं नेचुरली, टीयर्स हो गया, स्वेट हो गया, स्वेट की फॉर्म में भी बहुत कम होते हैं बिकॉज वहां पे रेगुलर फिल्टर्स लगे हुए होते हैं, जहाँ पे फिल्ट्रेशन के मोड्स की कमी होती है ना, जहाँ पे फेलियर आ रहा होता है बेसिकली वहां पे आपकी मतलब secretions चेंज हो जाती हैं कलर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ओसीपी फेलियर के सिनेरियो में बहुत दफा पूछा गया है, ठीक है, कि ओसीपी फेलियर भी इसकी मेन कॉम्प्लिकेशन किसकी है? रिफेम्पिसिन की है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है? आइसोनियाजिड। मैं ये ये ड्रग बहुत, ड्रग्स सॉरी स्टार, मैं आपको सुन नहीं पा रही। मैम ये असल के ड्रग्स सीक्रेट होता है या कोई चेंजेस बॉडी में लाके वो सीक्रेट हो रहा है? नहीं नहीं, जैसे आप ड्रग कोई लेते हो, ठीक है, कभी भी कोई आपका ना टीबी के पेशेंट से वास्ता पड़े ना, आप उनसे जरूर पूछिएगा जो मेडिकेशंस ले रहे हैं। कोई भी ये मेडिकेशन लेते हैं ना, बेसिकली जरूरी नहीं है कि रिफेम्पिसिन है। कोई भी आप ड्रग ले रहे होते हैं ना, यूरिन का कलर वैसे भी चेंज उनको मिलेगा, ठीक है। ये सिर्फ रिफेम्पिसिन की नहीं होती, ये तकरीबन सारे टीबी के ड्रग्स की कॉम्प्लिकेशंस में यही आ रहा होता है कि आपको ना
कलर चेंज मिल रहा होता है, कभी लाल लाल मिल रहा होता है यूरिन का कलर, लेकिन स्पेसिफाई किसके लिए किया गया है, रिफेम्पिसिन के लिए कर दिया गया है, ठीक है, ऑरेंज रेड सेक्रेशन, क्योंकि वो ओवरडोज में ले रहे होते हैं, क्योंकि उसको हमने बैक्टीरिया को वहां से हटाना होता है, ठीक है, और उसकी सेचुरेशन को कम करना होता है कि वो इतना बॉडी के अंदर सेचुरेट ना हो जाए कि वो अपना घर ही बना ले, ठीक है। उसको निकालने के लिए हाई डोज में जब भी कोई ड्रग देंगी तो यूरिन का कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड के ने पहले बात आपको पता होनी चाहिए, जो एमसीक्यूज में बहुत 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 पूछी जाती है, कि ये एसिटाइलेशन जो होती है ना आइसोनियाजिड की, वो किससे होती है, वहां पे क्या होता है, वहां पे पी जो हमारे पास 450 होता है ना, वो डिक्रीज कर जाता है, मतलब एसिटाइलेशन हो रही है। एसिटाइलेशन का वर्ड जब भी आएगा ना, वहां पे आपने ऑप्शन चूज करना है कि पी 450 हमारे पास डिक्रीज होगा, ठीक है, एसिटाइलेशन ऑफ आइसोनियाजिड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास और हमें क्या पता होना चाहिए यहाँ पे पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, हेपेटाइटिस होता है, ठीक है। और यहाँ पे ना जो एमसीक्यूज में आते हैं कि ना, बर्निंग सेंसेशन कौन कॉज करवा रहा होता है, बर्निंग सेंसेशन, ठीक है, ये कौन कॉज करवाता है, ये भी आइसोनियाजिड करवाता आइसोनाइजिड है। एक एमसीक्यू, हाँ एग्जैक्टली। फिर आता है हमारे पास सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। वहां पे हमारे पास ड्रग इंटरेक्शन कौन करवा रहा होता है, वो भी हमारे पास किसके साथ, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया का ड्रग इंटरेक्शन किसके साथ बेसिकली ज्यादा होता है, वो है आइसोनियाजिड। ये भी एमसीक्यूज है, ठीक है। अच्छा, फिर एक एमसीक्यूज इसका ये आता है कि इसकी अगर आप आइसोनियाजिड दे रहे हो तो आइसोनियाजिड के साथ आप कौन सा ऐसा ड्रग आप ट्रीटमेंट में साथ लगाओगे जो कि मतलब पायरोडॉक्सिन की डेफिशिएंसी को मतलब प्रिवेंट करे, वो होता है हमारे पास B6 हम साथ बी लगाते हैं, सिक्स बी सिक्स ठीक है, बेसिक साथ में। ये सारे जो एमसीक्यूज थे, ये टिपिकल एमसीक्यूज बार बार रिपीट हुए हुए हैं, ठीक है, आइसोनियाजिड के लिए। P450 की डिक्रीज मतलब डिक्रीज हो रहा होता है क्योंकि एसिटाइलेशन हो रही होती है हमारे पास ऑफ आइसोनियाजिड। पेरिफेरल न्यूरोपैथी सबको पता है, हेपेटाइटिस भी सबको पता होता है, ये बेसिक दो सबको पता होते हैं। बर्निंग सेंसेशन का कभी भी आपको टीबी के ड्रग के साथ पूछा जाए, वो आइसोनियाजिड कॉज करवा रही होती है। सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया का ड्रग इंटरेक्शन किसके साथ होता है, आइसोनियाजिड के साथ होता है। आइसोनियाजिड जब ड्रग दी जाती है फॉर टीबी ट्रीटमेंट, उसके साथ आप B6 देते हो टू प्रिवेंट यूज, मतलब वो फॉर प्रिवेंशन यूज पायरोडॉक्सिन साथ दे रहे होते हैं, ठीक है, ताकि वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी को कंट्रोल में रखे। पायराजिनामाइड के लिए हम क्या करते हैं, अच्छा ये भी एक ऐसा एक, अब ना आप लोग काउंट भी साथ में रखते जाओ। हेपेटाइटिस के लिए एक क्या क्या आया, एक आता है आइसोनियाजिड, ठीक है, वो कॉम्प्लिकेशन करवा रहा है। एक पायराजिनामाइड भी हेपेटाइटिस कॉज करवा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम ना ये ना भूल जाते हैं कि कौन सा हमने ना प्रेफरेंस में रखना है फॉर हेपेटाइटिस। अगर वो डायरेक्ट वो पूछे कि हेपेटाइटिस किस ड्रग की कॉम्प्लिकेशन है, तो आप बताओ कौन सा आप प्रेफरेंस में लाओगे, पैराजिनामाइड की आइसोनियाजिड, आइसोनाइजिड। आइसो ठीक है, आइसोनियाजिड इज ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन पायराजिनामाइड, ठीक है। ये आपने प्रेफरेंस याद रखनी है फॉर हेपेटाइटिस केस इन द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी, ठीक है, कि आप हेपेटाइटिस की कॉम्प्लिकेशन किस कौन सा ड्रग ज्यादा करवा रहा होता है, वो आइसोनियाजिड होता है ग्रेटर देन हमारे पास पायराजिनामाइड। ये एमसीक्यूज बार बार आता है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पायराजिनामाइड के साथ फोटोसेंसिटाइजेशन होता है, और बेसिकली एमसीक्यूज आता है हाइपर यूरिसीमिया के लिए, या गाउट का कोई केस
उठा के दे देंगे कि उसका है ना टखनों में कोई मसला हुआ पड़ा है, ठीक है, और बिग टो उसका इन्वॉल्व है, और उसका जो यूरिसीमिया लेवल है हमारे पास, हाइपर यूरिसीमिया, वो मतलब यूरिसीमिया जो लेवल है, यूरिक लेवल है, वो इंक्रीज हुआ हुआ है, ठीक है, यूरिक लेवल अप हुआ हुआ है। डायरेक्ट हाइपर यूरिसीमिया आपको नहीं कहेंगे, यूरिक लेवल अप हुआ हुआ है, ठीक है, तो मतलब ये हाइपर यूरिसीमिया है। तो कभी जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट आ गई, यूरिक एसिड इंक्रीज है, तो ये कौन करवा रहा है हमारे पास? पायराजिनामाइड करवा रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास एक एमसीक्यूज आ जाता है अबाउट ये कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं प्रेगनेंसी में। एक तो हमें पहले पता है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है। एक चीज याद रखनी है कि पायराजिनामाइड भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है फॉर प्रेगनेंसी। दो ड्रग्स याद रखने टीबी के, एक हमारे पास पायराजिनामाइड है, एक स्ट्रेप्टोमाइसिन है। अब इन दोनों की पहले प्रेफरेंस क्या चूज करेंगे? तब हम चूज करेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ग्रेटर देन, ठीक है, पायराजिनामाइड फॉर कॉन्ट्राइंडिकेशन इन प्रेगनेंसी। यहाँ तक बात समझ आई है? यहाँ तक क्लियर है बात? जी जी Guys, मैम। कोई बोल दो। ठीक है, फिर आती है हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन हमें पता है कि ये ओटो टॉक्सिक होता है, ठीक है। अच्छा, एक एमसीक्यूज ये भी आता है कि नेफ्रोटॉक्सिक कौन सा है। एक तो हम नेफ्रोटॉक्सिक पायराजिनामाइड को भी उठा के कभी कभी कर रहे होते हैं, बट याद रखना है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन भी नेफ्रोटॉक्सिक होता है। अगर पायराजिनामाइड ना लिखा हुआ हो, ठीक है, ऑप्शन में, तो आपको पता होना चाहिए नेफ्रोटॉक्सिक एक और ड्रग भी है। कौन सा है? वो है हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन, बिकॉज ये एक्टिवली एक्सक्रीट हो रहा होता है फ्रॉम किडनी, ठीक है, एक्टिवली ये स्क्रीट आउट करते हैं हम। वो जब ले रहे होते हैं ना स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, जब स्ट्रेप्टोमाइसिन लेते हैं एक्टिवली ये स्क्रीट करने स्टार्ट हो जाती है किडनी, उस चीज को एक्सक्रीट आउट करना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, यूरिन में फेंक देती है। एक और ड्रग है जो एक्टिवली स्क्रीट होती है, वो कौन सी है? एनीवन? अच्छा, चलो, ये एक नया पॉइंट है, ये भी ऐड कर लें, ये नहीं पता होगा। पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन भी एक्टिवली एक्सक्रीट होती है फ्रॉम किडनी, ठीक है। अब कभी कभी ना ये दोनों ऑप्शन साथ आ जाते हैं, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, तब हम क्या चूज करेंगे? तब हम चूज करेंगे पेनिसिलिन इज ग्रेटर देन स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, कि एक्टिवली स्क्रीट आउट फ्रॉम द किडनी, पेनिसिलिन इज ग्रेटर देन स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। अच्छा, एक और एमसीक्यू स्ट्रेप्टोमाइसिन का आता है कि वो कौन सा ड्रग है जो एलिमिनेट होता है विदाउट मेटाबॉलिज्म। वो भी हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन है, मतलब ड्रग एलिमिनेटेड विदाउट एनी मेटाबॉलिज्म इन बॉडी, ठीक है। तो वो भी कौन सा है हमारे पास? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये टिपिकली एमसीक्यूज हैं एफसीपीएस के, जो जो एक एक पॉइंट मैंने बताए हैं, ये सारे टिपिकल एमसीक्यूज पॉइंट हैं जो आपको मैं थाली में रख के दे रही हूँ, ठीक है। ये सारे अपनी रफी में उतार लें ताकि आप बार बार रिवाइज करो, बार बार आपके माइंड में आए। जितनी बार आप अपने नोट्स, आपके पास जब तक नोट्स प्रॉपर नहीं होंगे ना, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपने पढ़ना किस तरह से और कैसे आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, किस तरह से आपने पढ़ना है, ठीक है। एक एमसीक्यूज फिर आता है इथम्ब्यूटॉल। इथम्ब्यूटॉल कर लिया था? नहीं, राइट्स रहता है, ठीक है। इथम्ब्यूटॉल, इथम्ब्यूटॉल का हमें पता है कि ये ऑप्टिक
न्यूराइटिस कॉज करवाता है, मतलब कि इसका ना आ जाता है किस तरह की ब्लाइंडनेस होती है, वो रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस होती है। रेड ऑरेंज secretions किसकी थी हमारे पास, वो थी रिफेम्पिसिन की, ठीक है। और जो हमारे पास रेड एंड ग्रीन ब्लाइंडनेस है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, वो हमारे पास किससे हो रही है, वो इथम्ब्यूटॉल से हो रही है, ठीक है। एक एमसीक्यूज आता है, वो सारा सिनेरियो टीबी का उठा के दे देंगे साथ में ना, वो कहेंगे थायराइड लेवल्स आपका है, ठीक है, थायराइड लेवल्स आपका, थायराइड हार्मोन टीएसएच का कभी कह देंगे, कभी फ्री टी फ्री फोर हमारे पास कह देंगे, ठीक है। थायराइड लेवल्स हमारे पास क्या है, इंक्रीज हुए हुए हैं, तब हम कौन सी ड्रग देते हैं, तब हम देते हैं इथ्योनामाइड। टिपिकली टीबी का सिनेरियो होगा, सिनेरियो वहां पे सिर्फ एक चीज आपने पकड़नी है कि वहां पे थायराइड का कोई भी लफ्ज आपके T3 आया हुआ, T4 आया हुआ, TSH का लफ्ज एंटर हुआ हुआ, आपने ड्रग कौन सा चूज करना है, इथेनोमाइड, ठीक है। फिर एक इनके एमसीक्यूज बनते हैं कि कौन से बैक्टीरियो स्टैटिक है और कौन से बैक्टीरियो सीडल ड्रग्स हैं, ठीक है। अब जो बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स हैं वो हमारे पास कौन से आ गए, पायराजीनामाइड एंड रिफेम्पिसिन, ठीक है। बैक्टीरियोस्टैटिक हमारे पास कौन सा आ गया, इथेम्ब्यूटॉल। अगर वो दोनों का कहें तो वो हमारे पास क्या होता है, आइसोनियाजिड, ठीक है, आइसोनियाजिड। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए कि कौन से हैं और कौन से नहीं हैं ड्रग्स, अगर आप फर्दर इनको याद रखना चाहते हैं, क्योंकि जब हम ना फार्मा पढ़ रहे होते हैं ना, फार्मा के एमसीक्यूज मतलब हजारों में है, मतलब मैं तो आपको यही कहूंगी कि आप डेली के 50 एमसीक्यूज लाजमी किया करो फार्मा फ्रॉम डबल ए, ठीक है। वो आपको ग्रिप होनी चाहिए फार्मा की, क्योंकि कभी कभी ना हम फार्मा के एमसीक्यूज पे ना वहाँ पे स्टक हो जाते हैं, और कभी कभी वो इतना कोई एग्जामिनर बेवकूफ इंसान बैठा होता है कि वो 8 से 10 एमसीक्यूज सिर्फ फार्मा के उठा के दे देता है, और वो इतने टिपिकल एमसीक्यूज होते हैं जो कि डबल ए के डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होते हैं, ठीक है। या आपको पता होता है इसका आंसर, यार ये मैंने पढ़ा होगा, यार ये इसका आंसर ये है, लेकिन तभी आपको पता होगा जब आप डेली बेसिस पे 50 एमसीक्यूज फार्मा के डबल ए से लाजमी करोगे, ठीक है। तो वो आपको करने हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे भी काफी बैक्टीरियोस्टैटिक बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स को वो किया गया है, मैं आपको उसके लिए भी सिंप्लीफाई करके बता देती हूँ ताकि आपको उसके लिए भी ढूंढना ना पड़े। बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स ये टीबी के अलावा हैं सारे, ठीक है। टीबी के साथ भी लिखूंगी, अपना निमोनिक बनाया हुआ था हमने, ठीक है। एक होता है सेक्ट का निमोनिक, याद रखना है, सेक्ट आई, ठीक है। ये है बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स हैं हमारे पास। सेक्ट में हमारे पास जो हैं ईसीटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ये जो ईसीटी है, ठीक है, जो हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, दो दो हैं, दो ई हैं, दो सी हैं, दो टी हैं। आवाज आ रही है गाइस, समझ आ रही है। सॉरी आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, अब लेक्चर का टाइम भी अप हो रहा है, बट ये आप लोगों को करवाना लाजमी है ताकि आप लोगों की थोड़ी इजी आप लोगों को मतलब पता चले। अच्छा, पहला हमारे पास सेक्ट में एस क्या है, सल्फा मिथॉक्साजोल। अच्छा, जो मैं करवा रही हूँ ना बच्चों, आपको पता होना चाहिए, मैं आपसे सुनूंगी भी सही, तो प्लीज इस चीज को सीरियसली लेना है, क्योंकि मुझे आप लोगों को पास करवाना है एनी हाउ, ठीक है, अपने एंड से। बाकी आपने अपनी मेहनत अपनी खुद करनी है, तो माइसिन, ठीक है।
एरिथ्रोमाइसिन के अलावा हमारे पास इथम ब्यूटॉल। नेक्स्ट आता है सी, 2 सी है हमारे पास, एक हमारे पास क्लिंडामाइसिन आ जाता है, एक हमारे पास क्लोरेन पेनिकॉल आ जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास 2 टी हैं, एक हमारे पास टिपिकल टेट्रासाइक्लिन, एक हमारे पास ट्राइमेथोप्रिम, ठीक है। और हमें पता है कि जो आइसोनियाजिड है वो बोथ है, मतलब बैक्टीरियोस्टैटिक में भी आता है, बैक्टीरियोसिडल में भी आता है। क्लियर। अब इसका हमारे पास जो है वो है हमारे पास फैम, ठीक है, पीसीवी, रेस्ट इन पीस। कोई फैमिली में मेंबर था जिसने एक पैक सेल वॉल्यूम दिया, मतलब ब्लड दिया, ठीक है, लेकिन वो चल बसा, रेस्ट इन पीस। मतलब कि बेतुका सा कोई मैंने बनाया था, सॉरी फॉर दैट, बट मुझे याद करना था तो मैंने ऐसे बेतुका सा बना लिया था अपना निमोनिक, ठीक है। सॉरी फॉर दैट गाइस, बहुत गंदे गंदे मैं बनाती हूँ, बट मुझे जो सूटेबल लगते हैं मैं वही नहीं। एक तो पहले हमारे पास फ्लोरोक्विनोलोन्स आ गए, दूसरे हमारे पास अमाइनो ग्लाइकोसाइड आ गए, देन थर्ड हमारे पास जो आता है मेट्रोनिडाजोल, पेंसिलिन। सॉरी टॉपिक से हट गए हैं, लेकिन जो जो चीजें साथ साथ आ रही हैं मैं चाह रही हूँ वो आप लोगों की कवर होती जाएं, ठीक है। सेफ्लोस्पोरिन्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेनकोमाइसिन, रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजिड, नियाजिड और पायरोलिनामाइड। ठीक हो गया, ये चीजें याद रहेंगी अब कुछ। अच्छा मैंने ना एक चीज आपको बताई कि एक्टिवली स्क्रीट फ्रॉम द किडनी, एमसीक्यूज आती है, एमसीक्यूज आता है कि कौन कौन से, एक स्ट्रेप्टोमाइसिन थे और पेनिसिलिन था, पेनिसिलिन इज ग्रेटर देन स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगर एक एमसीक्यूज आता है कि एक्टिवली secreted फ्रॉम द saliva, वो कौन सा ड्रग है? वो होता स्ट्रेप्टोमाइसिन। है हमारे एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन एक्टिवली secreted इन saliva, ठीक है, ये एमसीक्यूज भी आया हुआ है। तो जो जो चीजें को रिलेट हो रही होती हैं वो बेहतर यही है कि अपने नोट्स उसी जगह पे लिख लिया करो, ताकि आपको चीजें याद रहें, आपको इधर उधर घूमना ना पड़े, ठीक है। तो ये ड्रग्स मैं जल्दी जल्दी सुन लूं सबसे, टाइम ऑलरेडी अप हो गया गाइस, मैं जल्दी जल्दी सुन रही हूँ। अच्छा मोहम्मद असद, आर यू देयर? अच्छा जाकिर, इसरार, उसामा, एनीवन रिस्पॉन्ड कर दो गाइस। जी जी। अच्छा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी कौन से ड्रग्स हैं? मैम प्रेगनेंसी स्ट्रेप्टोमाइसिन में है कॉन्ट्राइंडिकेटेड और स्ट्रेप्टोमाइसिन और देन पायरिज़िनामाइड। एग्जैक्टली और हम पहले चूज कौन सा करेंगे अगर ऑप्शन में दोनों आ गए तो? स्ट्रेप्टोमाइसिन सेलेक्ट करेंगे। एग्जैक्टली ठीक है। आप ये बताएं कि हेपेटाइटिस के केस में कौन सा आप चूज करोगे कि किसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन ये ज्यादा बनती है? रिफाम्पिसिन, आइसिनाज़ाइड मोर देन आइसोनाजिन। पायरिज़िनामाइड। आइसोनियाज़िड, एग्जैक्टली ठीक है। आप अगर सारा सिनेरियो टिपिकल टीवी का हो और साथ में कोई थायराइड के टेस्ट भी ऐड कर दिया हो, कौन सा ड्रग आप चूज करोगे? इथेनोमाइड। इथेनोमाइड, ठीक हो गया। नेफ्रोटॉक्सिक कौन सा ड्रग है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। गुड स्ट्रेप्टोमाइसिन। जॉब। रिफाम्पिसिन।
और एक और भी है साथ में, पायराजिनामाइड, ठीक है। पायराजिनामाइड, पेनिसिलिन। ओके, पेनिसिलिन तो अलग कैटेगरी में आ जाता है ना, वो भी बेसिकली नेफ्रोटॉक्सिक में आता है, बट हम अभी टीबी के ड्रग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कौन सा ऐसा ड्रग है जो विदाउट मेटाबॉलिज्म एलिमिनेट होता है बॉडी से? स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक हो गया। ओसीपी फेलियर्स में कौन सा होते हैं ड्रग? रिफैम्पिसिन। रेफेम्पिसिन। ठीक है। बर्निंग सेंसेशन किसका फीचर है, किसकी कॉम्प्लिकेशन है? आइसोनियासिन। आइसोनियाजिड की। न्यूरोपैथी और मतलब उसमें होगी। ठीक है। और ये अच्छा, जब भी एक चीज की बात मतलब आएगी ना, एक तो ये आ जाता है ना कि P450 हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, डेफिशिएंट हो रहा है आइसोनियाजिड के केस में, ठीक है। और साथ में ना एक एंजाइम भी होता है, कौन सा होता है वो, एन एसिटाइल सिस्टीन डेफिशिएंसी हो जाती है, ये भी याद रखना है आइसोनियाजिड के अंदर, ये भी पॉइंट आउट कर लें, ठीक है, कि एन जी एसिटाइल मैम। सिस्टीन की डेफिशिएंसी भी हो रही होती है। जब हम कह रहे होते हैं ना कि बर्निंग सेंसेशन है, बर्निंग सेंसेशन या पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कभी कभी वर्ड डायरेक्ट नहीं आता। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का ये मतलब है कि कुछ पिन्स एंड नीडल सेंसेशंस हो रही होती हैं, ठीक है, कोई नमनेस हो रही होती है, कोई उनको ना मतलब टिंगलिंग सेंसेशंस आ रही होती हैं, मतलब ये होता है, ठीक है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी टिपिकल वर्ड्स नहीं यूज याद करने, उनके दूसरे दूसरे मतलब भी याद रखने हैं आप लोगों ने। आपके डायरेक्ट ये नहीं आएगा कि उसको ऑप्टिक न्यूराइटिस है, आपको ये आ सकता है कि उसको कलर ब्लाइंडनेस है, कौन सी कलर ब्लाइंडनेस है वो पूछा जा सकता है आपसे, वो है रेड एंड ग्रीन, ठीक है। और फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन जब आ जाती है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन की, तो वो प्रेगनेंसी के अंदर होती है। फिर आती है कि एक्टिवली सिक्रीटेड ड्रग्स कौन सा है फ्रॉम द किडनी, वो हमारे पास होता है पेनिसिलिन, टीबी की अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैटेगरी, तो हाँ स्ट्रेप्टोमाइसिन। एग्जैक्टली, तो हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन आ जाएगा, ठीक है। अगर वो टिपिकली सिनेरियो टीबी का उठा के दे दें तब हम स्ट्रेप्टोमाइसिन करेंगे, वरना हमें पता है कि एक्टिवली सिक्रीटेड इन किडनी सबसे ज्यादा कौन सा ड्रग होता है, वो होता है पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन। ठीक है, अगर वो सिनेरियो के अंदर पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन दोनों का दे दें कि उस पेशेंट ने स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन दोनों लिए हैं और एक्टिवली ड्रग कौन सा है, तब पेनिसिलिन। हम पेनिसिलिन चूज कर पेनिसिलिन। लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी जी। चीजें ना अपना माइंड खोल के आप लोगों ने अटेम्प्ट करनी है वहां पे बैठ के। कोई भी इन दोनों चीजों में मसला हो अभी तक मुझसे पूछ लें आप। मैम अगर नेप्रोटॉक्सिक ड्रग में इसके साथ ये जो पेराजिनामाइड है और स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ जेंटामाइसिन दिया जाए तो फिर कौन सा होगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, मैम और जेंटामाइसिन और क्या बात पूछे? देंगे, पेराजिनामाइड देंगे, नेफ्रो स्ट्रेप्टोमाइसिन देंगे ऑप्शन में। पायराजिनामाइड आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ पूछ रहे हैं, कोरिलेट करवा के पूछ रहे हैं कि हिमोचूरिया हो गया और उसे? नेप्रोटॉक्सिक ड्रग। सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रही। आप कह रहे हैं कि अगर मैम टीबी के साथ, अगर क्वेश्चन हाँ, आ गया ना और उसको कहते हैं कि कौन सा नेप्रोटॉक्सिक ड्रग है, पेराजिनामाइड हम्म, दिया है, स्ट्रेप्टोमाइसिन दिया और साथ उसने जेंटामाइसिन दिया है ना। नेफ्रोटॉक्सिक, ठीक है, तब तो जेंटामाइसिन हम करेंगे, सबसे ज्यादा तो जेंटामाइसिन होता है ना, अगर वो टिपिकली नेफ्रोटॉक्सिक का पूछा जाए। अगर वो टीबी के साथ पूछेगा तो हम पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन करेंगे, देन हम पायराजिनामाइड करेंगे। मिनिमम अगर टीबी के साथ ना इस तरह अगर वो से देंगे, डायरेक्ट अगर देंगे। डायरेक्ट वो अगर वो डायरेक्ट पूछे नेफ्रोटॉक्सिक, तब वो जेंटामाइसिन, ओके मैम, थैंक ठीक है। अगर उसके अंदर कोई भी लंग की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अगर उसके अंदर कोई भी फर्दर और इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, लाइक टीबी की इन्वॉल्वमेंट नहीं दी हुई, केशेस नेफ्रोसिस ये वो फलानी, ठीक है, तब हमने जेंटामाइसिन, क्योंकि वो मेनली नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है हमारे पास। और किसी का कोई क्वेश्चन? डन। आज का कोई लेक्चर समझ आया? जी मैम। जी मैम। चलें, कल हम फर्दर इस